हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल का पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले हम लोग कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ये कुछ कोशिकांग के बारे में जैसे प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। फर्स्ट ये जानिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते किसको है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते किसको है, ये बात जानिए। तो देखिए कह रहा प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में, कोशिका के अंदर, प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक बेलनाकार दोहरी झिल्ली युक्त रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त बेलनाकार रचना होती है, उसी बेलनाकार रचना का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था वो साइंटिस्ट का नाम था अल्टमान। क्या नाम था? अल्टमान। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, पहला टॉपिक यही से बन जाता है, पहला क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? किसने किया था? अल्टमान। कितना ईस्वी में किया था? 1890। देखिए ये बहुत बुक में 1888 भी लिखा होगा, लेकिन बहुत बुक में 1890। आप लोग 1890 को मानिए मूल। ये माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1890 ईस्वी में किसने किया था? अल्टमान ने किया था। लेकिन इन्होंने सिर्फ खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, इसका नामांकन कोई और वैज्ञानिक आकर के किया। इसका जो नामांकन करने का काम किया था वो था बेंडा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? अगर यदि ऐसा करके क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा, बेंडा वो 1897 और 98 दोनों के बीच में दिए थे इसका नाम। क्या तो कौन दिए थे? बेंडा नामक। खोज किया था अल्टमान, नामकरण किया बेंडा ने। अब देखते हैं इसका जो चौड़ाई होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो चौड़ाई होता है वो होता है 0.2 से 2 म्यू मीटर की होती है। इसकी चौड़ाई क्या होती है? तो 0.2 से 2 म्यू मीटर की होती है। फिर इसका लंबाई देखते हैं 7.0 म्यू मीटर की होती है। अब देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो मेन चीज है उस वो स्ट्रक्चर। तो उसको जानिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है ये बेलनाकार रचना होती है और दोहरी झिल्ली। तो चलिए हम यहाँ पे बेलनाकार रचना बना देते हैं। ये आपको हो गया, देखिए बेलनाकार रचना, बेलन के आकार का, बेलनाकार मतलब बेलन के आकार का। ये हो गया आपको बेलनाकार रचना, ये बेलनाकार रचना हो गया। ये क्या हो गया? बेलनाकार रचना। अब देखिए तो इसके अंदर कह है दोहरी झिल्ली। तो चलिए मैंने एक और झिल्ली दे देता हूँ, ये हो गया दोहरी झिल्ली। ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होती है रचना, जिसका नाम आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए, आप लोग का भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए होने लगेगा। बहुत स्टूडेंट को स्ट्रक्चर बनाने नहीं होता है, तो वो मेरे हाथों पर ध्यान देंगे, हम कैसे कैसे हाथों को घुमा रहे हैं इस पर ध्यान देंगे, डेफिनेटली उसको स्ट्रक्चर बनाने आने लगेगा। तो देखिए कैसे बना रहे हैं। ये बन गया आपको स्ट्रक्चर किसका? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका स्ट्रक्चर बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया का। अब कह रहा है कि ये जो दोहरी झिल्ली, तो ये दोहरी झिल्ली में ये बाहरी झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है। एक बाहरी झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली होती है। तो ये जो बाहरी झिल्ली है इसको कहते हैं वाह्य झिल्ली। क्या कहते हैं? वाह्य झिल्ली। वाह्य झिल्ली, वाह्य झिल्ली। वाह्य झिल्ली को इंग्लिश में आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये देखते हैं ये उंगली नुमा जो संरचना बना लिया, इसका नाम है आंतरिक झिल्ली। इसका क्या नाम है? आंतरिक झिल्ली। ये बाह्य झिल्ली हो गया, सबसे बाहर जो है इसका नाम हो गया आपको बाह्य झिल्ली। और इसके अंदर एक और झिल्ली होता है जिसका नाम होता है आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ये हो गया आपको आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन ये हो गया, कौन? ये। तो अब देखिए ये दोहरी झिल्ली से एक बाहर एक अंदर, तो बाहरी झिल्ली को आउटर, आंतरिक झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये जो आप लोग देख रहे हैं उंगली नुमा संरचना बना लिया ऐसे ऐसे घूम घूम करके, इसका नाम होता है क्रिस्टी। क्या नाम होता है? क्रिस्टी।
ये क्रिस्टी, इसका नाम क्या होता है? क्रिस्टी। यह उंगलीनुमा जो संरचना बना लिया है घूम घूम करके इनर मेम्ब्रेन, उनका नाम दे देते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी का हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम होता है, CRISTAE होता है क्रिस्टी। ये क्रिस्टी का हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है। अब देखते हैं इसमें अंदर में, इसके पूरे अंदर में एक द्रव होता है भरा हुआ। पूरे अंदर में क्या होता है भरा हुआ? द्रव। इस द्रव का नाम होता है आपको मैट्रिक्स। क्या नाम होता है? इस द्रव का नाम क्या होता है? मैट्रिक्स। ये हो गया क्रिस्टी, इसका नाम क्या हो गया? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ये हो गया आपको मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स पूरे अंदर में होता है, मैट्रिक्स पूरे अंदर में होता है। और ये क्रिस्टी उंगलीनुमा जो होता है इसको नाम देते हैं क्रिस्टी। ये द्रव हो गया मैट्रिक्स। अब देखिए पूरा जो ये इनर लेयर होता है, मतलब इनर मेम्ब्रेन होता है उंगलीनुमा, ये उंगलीनुमा घूम घूम करके पूरा ये मैट्रिक्स में डूबा हुआ होता है। मैट्रिक्स में देखिए ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? डूबा हुआ है। मैट्रिक्स में ये क्या है? डूबा हुआ है। तो इसको अपने लोग क्या कह दिए? मैट्रिक्स। अब देखिए इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी होता है। इसके अंदर क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं इस तरह से। देखिए ये धागे नुमा संरचना आप लोग जानते हैं, इसका नाम क्या हो गया आपको? डीएनए। ये धागे नुमा जो संरचना होती है इसका नाम होता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? ये धागे नुमा संरचना डीएनए होता है। तो अभी तक में अपना लोग देखे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से रचना कैसे कैसे होता है, इसका नाम हो गया आपको डीएनए। ये अनुवांशिक पदार्थ है। और एक बात जानिए, इसके अंदर दानेदार, ये दानेदार संरचना, इस तरह से दानेदार संरचना, इस तरह से दानेदार संरचना राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। इसका नाम हो गया आपको राइबोसोम। राइबोसोम, इसके अंदर क्या हो गया? राइबोसोम। देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसे बनाए। देखिए ये चित्र किसका है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का है। फिगर किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। चित्र किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये हो गया आपको चित्र माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका चित्र हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का। फिगर माइटोकॉन्ड्रिया का है। अब देखिए इसमें इसका लंबाई चौड़ाई हम बता दिए। ये जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लंबाई आपको 7.0 म्यूमीटर और चौड़ाई कितना होता है? 0.2 से 2 म्यूमीटर की इसकी चौड़ाई होती है। और ये इसका हो गया लंबाई और ये हो गया इसका चौड़ाई। अब देखिए इसमें और क्या क्या होती है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसमें आपको डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? फिर से सुनिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अपने लोग पढ़े थे न्यूक्लियस में कि ये न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी डीएनए है। उनके बाद देखिए इनमें राइबोसोम भी प्रेजेंस होते हैं। अगला पॉइंट में आप लोग लिखिए कि इसमें राइबोसोम होते हैं। देखिए हम जो ये स्लाइड बनाए हुए हैं, इस स्लाइड से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक अच्छा सा नोट तैयार कीजिए और नोट से आप लोग पढ़िए। अपने से जो नोट तैयार करके लिखिए वो बहुत ही कारगर साबित होगा आपको। ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये खास करके 9th और 11th क्लास के लिए है। और वैसे कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, आप कोई भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दीजिए तो उसमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन सेल से डाल ही देता। और सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से ही भी कई क्वेश्चन डाला जाता है। वो क्वेश्चन कैसे डाला जाता है वो भी हम बताएंगे आपको लास्ट में कि कैसे इससे क्वेश्चन डाला जाता है। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो में बना रहिए, बस वीडियो को स्किप ना कीजिए। बहुत स्टूडेंट क्या करते थे, वीडियो को स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं कीजिए, आपका हम 1 भी मिनट बेफालतू नहीं लेंगे। एक एक सारा हम स्लाइड को आपको बता रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद देख रहे हैं इसके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंस होता है। क्या होता है प्रेजेंट? राइबोसोम। यानी राइबोसोम पाए जाते हैं किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए ये जो श्वसन का सक्रिय स्थल होता है, श्वसन का सक्रिय स्थल होता है कौन?
माइटोकॉन्ड्रिया। यानी अपना लोग जो रेस्पिरेशन पढ़े थे, श्वसन की क्रिया पढ़े थे, श्वसन की क्रिया में पढ़े थे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाकर संपन्न होती है। यानी कि क्या किया था, तो ऑक्सीजन को उठा करके हीमोग्लोबिन और ले जा करके हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ दिया था। और जैसे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ा था, वहां पे क्या हुआ था, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ था। किसका ऑक्सीकरण हुआ था? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ था तो वहां से, ध्यान दीजिए, वहां से बहुत सारा ऊर्जा बना था, बहुत सारा ऊर्जा बना था। और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में था। किसके रूप में था? एटीपी के रूप में। वो ऊर्जा किस रूप में था? एटीपी के रूप में। देखिए, जैसे ग्लूकोज मतलब कि ये सेल में ले जाकर के छोड़ा था तो वहां पे क्या बना था, तो बहुत सारा ऊर्जा बना था। वो ऊर्जा एटीपी के रूप में था। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का क्या पूरा नाम होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये देखिए, एटीपी के रूप में ऊर्जा बना। अब ये ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ये ऊर्जा क्या हो जाता है? ह्रास। जब ये ऊर्जा का ह्रास हो जाता है तो ये बना लेता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इधर से क्या डाले थे अपना लोग? ऊर्जा। ये प्लस में एनर्जी, मतलब कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट थे वहां पे क्या हुआ था, तो ये प्लस में जाकर के ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से एटीपी बना। एटीपी का जब ह्रास हो गया, यानी माइनस हो गया, ह्रास जब हो गया तो ये बन गया कौन चीज? एडीपी। एटीपी था, एटीपी से एडीपी बना। क्या बना? एडीपी। तो देखिए, ये जो एटीपी था, एटीपी से क्या बन गया? एडीपी बना। और ये एडीपी जो है, ये प्रक्रिया एक मतलब साइकिल के रूप में होता है। ये हमेशा चलते रहती है, यानी कि ये बनता है, फिर पुनः इससे एडीपी बनता है। और ये प्रक्रिया हमेशा कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया चलते रहती है। समझ गए? अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है, ये अपना प्रोटीन खुद बनाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया खुद का अपना प्रोटीन बनाने का काम करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपना प्रोटीन होता है या नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद का खुद बनाता है। जैसे ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ था तो ऊर्जा वहां से काफी मात्रा में एनर्जी मिला। हम जो अभी बोल रहे तो कहाँ से बोल रहे हैं? एनर्जी है तब तो बोल रहे हैं। तो काफी मात्रा में जो एनर्जी बना तो बहुत सारा ना ऊर्जा मुक्त हुआ। तो ढेर सारा जब ऊर्जा मुक्त हुआ तो इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं ऊर्जा गिरी, यानी ऊर्जा का घर, विद्युत गिरी, पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में पूछा गया, पावर हाउस ऑफ द सेल है किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो बोलते हैं ये एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से आती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से आते हैं। कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए इसे क्या कहा गया? ऊर्जा का घर कहा गया। क्या कहा गया? ऊर्जा का घर। किसे कहा गया ऊर्जा का घर? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखिए, नेक्स्ट लास्ट हम यहाँ पे कुछ नोट लिख दिए हैं। क्या लिख दिया है? हम यहाँ पे देखिए कुछ नोट लिख दिया। नोट में लिखे, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो ऐसे विशिष्ट कोशिका है। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दो ऐसे विशिष्ट कोशिका है जिनमें अपना डीएनए अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। मतलब अपना लोग पढ़े थे, ये जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियस में होता है। लेकिन यहाँ पे अपना लोग देखिए, यहाँ पे देख लिए कि केंद्रक के अलावा दो ऐसे कोशिकांग है। वो दो कोशिकांग का नाम क्या है? पहला का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा का नाम है लवक। लवक हमने पढ़ा है, जस्ट हम लवक जब पढ़ाने लगेंगे तो वहां पे भी ये पॉइंट को हम बता देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में अपना अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। यानी केंद्रक के अलावा भी डीएनए पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं डीएनए? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में अपना अनुवांशिक पदार्थ वहां पे डीएनए होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को और लवक को कोशिका का एक अद्भुत अंग माना जाता है। कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, एक अद्भुत अंग माना जाता है। किनको माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और किनको माना जाता है? तो ये लवक को माना जाता है। लवक भी हम बता देंगे क्या होती है। तो अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है वो उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको पूछ देगा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? याद रखिएगा, अल्टमान। इसका नामकरण किसने किया? याद रखिएगा क्या चीज?
बेंडा कितना इसमें क्या था 1897 से 98। इसकी लंबाई को याद रखिएगा, इसकी चौड़ाई को याद रखिएगा, डीएनए को याद रखिएगा। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि इसे ऊर्जा का गृह कहा जाता है, ऊर्जा का घर कहा जाता है। याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी ग्लूकोज का विखंडन होता है, एटीपी बनता है और एटीपी से माइनस होकर के एडीपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब आप लोग क्या कीजिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग एक अच्छा सा नोट बनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर नोट बनाइएगा। समझिए, जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट है वो और 11th क्लास के स्टूडेंट है वो एक अच्छा सा नोट बनाइए और नोट में ये सारे पॉइंट को लिखिए। ठीक है, थैंक यू।